सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नए व्याख्यान के साथ 16 अगस्त को आप सभी के सामने उपस्थित है। आज का व्याख्यान का जो अपना विषय है वो है मेल इनफर्टिलिटी केस स्टडीज इन द आयुर्वेदा। और आज के व्याख्यान के लिए हमने आमंत्रित किया है वैद्य अंकुर कुमार तंवर। आप अभी वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ क्रियाशारी, राजश्री आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यूपी में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि हम लेक्चर से पहले एक बार अपने स्पीकर का सभी के सामने संक्षिप्त परिचय रखते हैं। और इस परिचय से मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने विद्यार्थी अवस्था में ऐसा ही कुछ न कुछ नई आयाम अचीव करने के लिए प्रयत्न करते होंगे। वैद्य अंकुर कुमार तंवर, आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई है और आपने एमडी आयुर्वेदा फिजियोलॉजी मानी शारीरिक क्रिया विभाग में आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपने प्राप्त की है। आपका 14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से आपने स्किन डिसीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और स्लीप हेल्थ के ऊपर आपका विशेष रुझान रहता है। और मैं आज चाहूंगी भी कि वर्तमान समय में स्लीप डिस्टर्बेंसेस को लेके जो विविध प्रकार के रोगों का होना, रिप्रोडक्टिव लाइफ तो है ही मगर उसके साथ साथ अन्य संस्थानों पे भी काफी है, तो हम आपसे वो भी ब्रीफ में सुनना चाहेंगे। और आप बहुत सारे बोर्ड ऑफ मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में आपका मोर देन 50 पब्लिकेशन आपके प्रकाशित हो चुके हैं। और आपको अवार्ड मिला है इंदिरा अवार्ड, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अवार्ड, यंग रिसर्चर अवार्ड, एक्सेलेंस अवार्ड फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। ऐसे अनेक अवार्ड से आप समय समय पर नवाजे जा चुके हैं। एक बहुत अच्छी बात मुझे विशेष अच्छी लगी कि यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड एज ए स्पीकर इन लोकसभा टीवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं उस लेवल तक भी आयुर्वेद का संदेश या आयुर्वेद की विशेषता हमें बताने का मौका मिलता है। तो ये सच में ही गुणों की कोई खान होती है तभी मिलता है। he is the he is involved in the scientific and evidence based researches in the clinical trials in the field of ayurveda। और आप में जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए जो डेडिकेशन है, कंपेशन है और आपकी एक्सपर्टाइज है, और इन सभी को देखते हुए ही हमने बहुत सारे लोगों को, विद्यार्थियों को, स्कॉलर्स को आपके ज्ञान से हम आयुर्वेद को और अधिक अच्छे आयाम तक पहुंचा सके। और जैसा कि इस प्लेटफॉर्म का एक उद्देश्य है कि जिसमें हम हमारे स्कॉलर के लिए ऐसी कामना करते हैं कि वो हमेशा जॉब प्रोवाइडर रहे, जॉब सीकर न रहे। नौकरी ढूंढने वाले बच्चे न हो, नौकरी देने वाले बच्चे हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद के अच्छे दिन कहलाएंगे कि हम समाज में अपना सबल पक्ष को रखें। तो ऐसे विद्वान वैद्य अंकुर जी को यहाँ आमंत्रित मैं करती हूँ। और आज के लेक्चर के लिए ओवर टू यू डॉक्टर अंकुर जी। बेटा म्यूट है आप, म्यूट जी। थैंक यू मैम। जी जी थैंक यू मैम, आपने मेरे को इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे मैम। मैम आपकी एक बात मेरे को भी अच्छी लगी, आपने जो बोला ना कि हमें जॉब प्रोवाइडर होना चाहिए ना कि सीकर होना चाहिए। मैं खुद ये सोचता हूँ मैम कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मेरे को जॉब की जरूरत ना पड़े, लोग मेरे पीछे भागे, अंकुर मेरे साथ काम करो, मैं ये चाहता हूँ मैम। मैं 20 साल से टीचर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जब वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट में जॉब नहीं निकल रही है या जॉब आई तो बहुत कम संख्या में आई, तब मैं उनको वही कहती हूँ कि तुम एमबीबीएस जैसा माहौल क्यों नहीं क्रिएट कर देते। जैसे एमबीबीएस के पीछे सरकार पड़ जाती है ना कि बेटा 5 साल तो नौकरी करनी पड़ेगी फिर तुम अपना कर सकते हो। वो चीज आयुर्वेद के लिए भी आ सकती है कि सरकार हमारे पीछे पड़ जाए कि बेटा ऐसे कहाँ भाग रहे हो प्री की कॉलेज में पढ़ के, है ना। यस मैम, तो यस मैम। कंपलसरी हमारे लिए भी ड्यूटी सरकार असाइन करे, ऐसा दिन बहुत जल्दी आए। और मुझे लगता है वो आएगा भी। क्यों पता है बेटा कि बहुत सारे स्पीकर्स ने ये व्याख्यान माला 9 साल से अनवरत रूप पे और निःशुल्क चल रही है ना। इसीलिए मुझे बहुत सारे
स्टूडेंट्स ने कहा था कि भाई आप पैसे रख लीजिए थोड़ा। मैंने कहा नहीं, पैसे से उद्देश्य मारा जाता है। और मैं अधिकार से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के बहुत सारे बच्चे को कहती हूँ कि आज शुक्रवार है, लेक्चर ज्वाइन करना। वो नहीं कहा जाएगा मुझसे, फिर चाहे उसमें 1 रुपया 2 रुपया भी फीस रख ली जाए, ऐसे है ना। और अमूल्य बातें बताई जाती है तो उसका कोई मोल ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स मिले कि जो पता है कहीं पैसे दे के भी बंदा ना बताए, इतना निचोड़। इतना ज्यादा स्पीकर्स ने अपनी जिंदगी में कठिनतम परिस्थितियों में पाया हुआ स्वयं का ज्ञान या उनके गुरुजनों से उनको मिला, उन सभी को वंदन करते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। वैद्य अंकुर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मेन इनफर्टिलिटी केस स्टडी इन आयुर्वेदा। तो पहले मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में सिग्निफिकेंस बताया है मेल्स का, मैन का, जिनके बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं। बाय द वर्ड्स श्री श्लोक के द्वारा, प्रीति बलम सुखम वृत्ति विस्तारो विप्लम कुलम यशोलोका सुखदुख तुष्टि चापत्य संशिता। It means the pleasure, strength, happiness, livelihood, expansion, family size, fame, happiness, and the sustainability of life. All this depend upon the progeny and child. ये वर्ष बताता है कि हमारे आचार्य शुरू से ही कितना फोकस थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। उनको पता था रिप्रोडक्टिव हेल्थ आगे जाके हमारे कुल को बढ़ाने के लिए, हमारे अच्छे समाज के निर्माण में हेल्प करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलिटी भी आयुर्वेद में बहुत जगह बहुत ज्यादा श्लोकों में बताया गया है। जैसे हमारे उपनिषदों ने बताया है पुत्र एष्णा को एज ए चीफ डिजायर ऑफ लाइफ। आचार्य चरक पाणि ने एक और एष्णा के बारे में बताया, काम एष्णा। काम जो शब्द है वो सेक्सुअल इंटेलिजेंस के लिए बताया गया है, जो प्रोक्रिएशन एस्पेक्ट भी है प्लेजर्स के लिए और रिक्रिएशन एस्पेक्ट भी है डिजायर ऑफ चाइल्ड के लिए। यहाँ मैंने आप देखो कि मैंने 2 प्लांट्स बताए हैं। आचार्यों ने स्पेशली बताया जो इंसान जिनके संतान होती है वो इस हरे बड़े फिश के समान है, जो समाज को अपने परिवार को कुछ देता है, और जिसके संतान नहीं हो पाती वो इस सूखे हुए पेड़ के समान होता है। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत एसेंशियल है, जो आजकल कहीं ना कहीं हम सबकी हैम्पर होती जा रही है स्ट्रेस की वजह से, आज के लाइफस्टाइल की वजह से। अब इनफर्टिलिटी है क्या? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इनफर्टिलिटी होती क्या है, हमें यही नहीं पता होता। तो इनफर्टिलिटी वो डिसीज है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, जिसमें वो डिफाइन की जाती है फेलियर टू अचीव ए क्लिनिकल प्रेगनेंसी after 12 months or more of irregular unprotected sexual intercourse. अब स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है इनफर्टिलिटी के बारे में? ऑल ओवर ग्लोबली 70 मिलियन पीपल अफेक्ट होते हैं इनफर्टिलिटी से। ये मेन कंसर्न है वर्ल्ड वाइड नाउअडेज, एंड इट्स इंसिडेंस वेरी फ्रॉम द एरिया टू एरिया विद एवरेज ऑफ 5%। WHO एस्टिमेट बताता है कि 9% ऑफ द कपल्स वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल कर रहे हैं इनफर्टिलिटी इशू से, और मेल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू 50% ऑफ द केसेस। अकॉर्डिंग टू WHO, 1 in every 4 couples in developing country have been found to be affected by infertility issue. In India, this ratio is 1 in every 6 couple. As per WHO, the overall prevalence of primary infertility in India is between 3.9 to 16.8. अब मैं बताना चाहूंगा प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि फर्स्ट टाइम ही कंसीव नहीं हुआ कभी, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या, फर्स्ट बेबी तो कंसीव हो चुका है मगर सेकंड बेबी कंसीव होने में दिक्कत आ रही है। अब ये इशू है कि हम इसे आज पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो बहुत सारी न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, मैंने यहाँ दिखाई भी है, ब्लॉग्स है जो बताते हैं कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो रहा है। 2022 में 2 था, 21 में 2 था, जो 6.2 था 1950 में। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एडुकेशन भी हो सकता है, मगर एक कंसर्न ये भी है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिक्रीज होती जा रही है। इंडियन कपल्स आर स्ट्रगलिंग टू कंसीव, व्हाई इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन फेसिंग दिस इशू। ये सब कटिंग्स, ये सब ब्लॉग्स हमें बताते हैं कि ये इशू कितना गंभीर होता जा रहा है। अब कौन कौन से फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर कुछ प्राइमरी फैक्टर है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल एक्टिविटी, कोई इंसान काम ही नहीं करता, बहुत ही लेजी रहता है, तो क्या होता है उसमें वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओडी जैसे इशू हम बढ़ते हैं। और वेट गेन या ओबेसिटी के जो पर्सन होते हैं वो प्रोन होते हैं, उनको इनफर्टिलिटी इशू जल्दी हो सकते हैं। सेकंड फैक्टर है आपका फॉल्टी फूड हैबिट्स। अब फॉल्टी फूड हैबिट्स में क्या होता है, हम शुगरी ड्रिंक्स करते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ये सब क्या करते हैं हमारे स्पर्म्स और ओवम की क्वालिटी को हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैम्पर होती है।
इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए, रिफाइंड शुगर से, कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, इन सबसे हमें बचना चाहिए। स्ट्रेस, जॉब प्रेशर, आजकल हम सभी को स्ट्रेस है, जॉब की स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, हर चीज की स्ट्रेस है हमारी लाइफ में। तो ये स्ट्रेस क्या करती है, हमारे सीरम कोर्टिसोल लेवल को हम बढ़ाती है। और सीरम कोर्टिसोल लेवल क्या करता है, हमारे एफएचएच और एलएच, जो गोनेडोट्रोपिक गोनेड्स के जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, उसको हैम्पर करते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज करते हैं। तो ओवरऑल क्या करते हैं, हमारे स्पर्म काउंट को डिक्रीज करने में काम करते हैं। अब थर्ड फैक्टर, एनवायरमेंटल व्हीकुलर पॉल्यूशन। जिस सिटी में मैं रहता हूँ, दिल्ली ऐसी सिटी में, ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो इनफर्टिलिटी इशू को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि दिल्ली में व्हीकुलर पोल्यूशन बहुत है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे क्या काम करते हैं, ये हमारे स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को हैम्पर करते हैं, सीमन के इजैकुलेशन को डिक्रीज करते हैं, स्पर्म्स के काउंट को, मोर्टेलिटी को डिक्रीज करते हैं। एक नया फैक्टर जो आजकल देखने में आ रहा है, ये है पोस्टपोनिंग पेरेंटहुड। ये आजकल मेन कंसर्न है और बहुत ही कॉमन हो चुका है रिसेंट ईयर्स में। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं और हमारा कैरियर और फाइनेंशियल कंसिडरेशन होती है। हम सब चाहते हैं कि अपने कैरियर को एक अचीवमेंट तक ला दे, उसके बाद हम शादी करेंगे, उसके बाद बच्चे करेंगे। तो इस फैक्टर की वजह से क्या होता है, क्योंकि जो एज होती है वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी डिक्लाइन होती रहती है, स्पेशली मेल्स में। तो जैसे ओल्डर एज मेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनको इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, स्पर्म्स की मोर्टेलिटी कम हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर है आजकल इनफर्टिलिटी इशू में, बहुत कॉमन। अभी इम्पैक्ट क्या करती है इनफर्टिलिटी हमें, तो इनफर्टिलिटी ऑब्स्क्योर करती है, मतलब उसमें रुकावट लाती है। बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ का होता है, फिजिकली और मेंटली। इनफर्टिलिटी ऑब्स्क्योर करती है कपल्स को, इनफर्टाइल कपल को, रिलीजियस रिचुअल से, फैमिली फंक्शंस में। आजकल हमारे समाज में बहुत जगह ऐसा भी है कि जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको रिचुअल्स करने से मना किया जाता है, फैमिली फंक्शन अटेंड करने से मना किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लेम गेम स्टार्ट होता है मेल और फीमेल के बीच में, एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिससे विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, इनफर्टिलिटी स्ट्रेस, स्ट्रेस टू इनफर्टिलिटी। अब मेल इनफर्टिलिटी क्या है, ये फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर में बताया गया कि मेल फैक्टर 30 to 40% केसेस में इन्वॉल्व होता है, फीमेल फैक्टर 40 to 50% केसेस में, और ये दोनों 10% केसेस में। इट मींस इन अबाउट हाफ ऑफ द केसेस मेल फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड, बट ड्यू टू सोशल स्टिग्मा मेल फैक्टर इज कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी इन इनफर्टिलिटी एंड मोस्ट ऑफ द अनट्रीटेड एंड अनडायग्नोस्ड। अब हाउ बिग इज द प्रॉब्लम, जिस कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स है जो मैंने आप लोगों को बताने के लगाई है। Air pollution linked to decline male fertility, male infertility, busy lifestyle, raised fertility challenges, how men damage sperms could play significant role in recurrent miscarriage। मतलब recurrent miscarriage के कारण आपके damage sperms भी हो सकते हैं। There is a crisis in male fertility, but you would not know it from the way many men behave. In almost 50% of the cases, the reason is male infertility. Which clinics warns of rise in the male infertility issue. Weak sperm is one of the cause of the miscarriage, and that mother may not know about. So, when the couple fail to conceive, it is often regarded as a female problem. हम ये सोचते हैं कि फीमेल्स की प्रॉब्लम है, but this is far from reality. यह रियलिटी नहीं है। मेल फैक्टर भी बहुत 50% केसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसे हमें डायग्नोस करना चाहिए। तो आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी के बारे में बताया गया क्या है, इसके 4 पॉजिटिव फैक्टर बताया आयुर्वेद में हमारे। बीज उपघात जन्य, बीज मतलब हमारा शोणित और आर्तव और शुक्र, अगर इनमें कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी है स्पर्म्स में जेनेटिक फैक्टर की वजह से, तो बीजोपघातजन्य इनफर्टिलिटी वाले केसेस में आता है। शुक्रक्षयजन्य, शुक्र मतलब आपके सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाना, डिफिशियंसी ऑफ द सेमिनल फ्लूइड एंड द स्पर्म प्रोडक्शन। जराजन्य, ओल्ड एज, ओल्ड एज में मैंने बताया ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिक्रीज होती है, इस वजह से। ध्वज उपघातजन्य, ध्वजजन्य मतलब इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाना, डिफेक्टिव पेनाइल फंक्शंस। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है, मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है 3 मेन फैक्टर्स। इंपेयर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म अच्छे बन ही नहीं रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टेस्टिस में कोई एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, फिजिकल या एनाटॉमिकल। इंपेयर स्पर्म डिलीवरी हो सकती है, जो पैसेज है उसमें कोई रुकावट हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है आउटर या इनर। इंपेयर स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब पेनाइल फंक्शन प्रॉपर नहीं है, रिएक्शन वाली प्रॉब्लम हो सकती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, इन सब वजह से। और ये सब किस वजह से होती है, डाइट और लाइफस्टाइल मेन फैक्टर, एनवायरमेंटल एक्सपोजर मेन फैक्टर है आपका। अब हम पढ़ते हैं साइन ऑफ सिम्टम मेन इनफर्टिलिटी।
किसी भी उसमें मेल इनफर्टिलिटी को साइन ऑफ सिम्टम्स नहीं है, मगर मैंने यहाँ कंसीडर करने की कोशिश किया कुछ साइन ऑफ सिम्टम। फर्स्ट है अनेबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट, डिफिकल्टी इन इजैकुलेशन, minimal growth of hairs in the body and the face, erectile disorders, decreased ejaculated fluid, low sexual desire। पेशेंट में इनमें से कोई एक सिम्टम भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है, ये डॉक्टर को देखने की जरूरत है। टेस्ट क्या है मेल इनफर्टिलिटी का पेशेंट आए हमें, तो सबसे पहले हमें पेशेंट की मेडिकल सेक्सुअल हिस्ट्री लेनी है कि उसे कोई और बीमारी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ओबेसिटी तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है। इसका सीमेन एनालिसिस करवाना चाहिए हमें पेशेंट्स का। एंडोक्राइन असेसमेंट करनी चाहिए, उसका सीरम एफएचएच लेवल, एलएच लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल आ गया, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हो गया, सबको चेक करना चाहिए। जेनेटिक टेस्टिंग, एंड में जेनेटिक टेस्टिंग भी कि क्रोमोसोम सी भी है या नहीं है वो वाले, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी स्टार्ट फ्रॉम सीमेन एनालिसिस। पहले स्टार्ट कहाँ होता है, सीमेन एनालिसिस से स्टार्ट होता है, व्हिच इवैल्यूएट द स्पर्म काउंट, मोर्टेलिटी, especially the sperm morphology। अब मेरा पहला केस जो हम यहाँ पर डिस्कस करें ओलिगोजोस्पर्मिया, जिसको आयुर्वेद में शुक्र से कंपेयर किया जा सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओलिगोजोस्पर्मिया क्या है, पहले हम ये बात पूछेंगे। ओलिगोजोस्पर्मिया एक पैथोलॉजिकल टर्म है, डिस्क्राइब एज स्पर्म डेंसिटी below the 5th percentile in the fertile male, essentially reduce sperm count from 20 to 15 million per ml। Decreased sperm count lead to decreased chance of conceptions and hamper the fertility। Low sperm count, oligospermia, and the poor sperm quality is responsible for approximately 90% cases of the male infertility issue। Oligospermia is one of the main factors responsible for male infertility। So अगर आपके पास मैक्सिमम केस इनफर्टिलिटी का आता है तो ओलिगोजोस्पर्मिया बहुत ही कॉमन डिसीज है जो मिल सकती है, तो पहले हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। अब हमारे जो पेशेंट था उसकी प्रेजेंटिंग कंसर्न क्या थी, वो क्या कंप्लेंट लेके आया था हमारे पास, तो 25 इयर्स का मेल था, डायग्नोस्ड विद ओलिगोजोस्पर्मिया। हमारे आउट पेशेंट ओपीडी डिपार्टमेंट में आया था पंचकर्मा के आयुर्वेदिक एंड नॉन तिब्बिया कॉलेज हॉस्पिटल में विद अ डिजायर ऑफ अ चाइल्ड। पेशेंट हैड ए मैरिड लाइफ ऑफ 2 इयर्स, 2 साल की उसकी मैरिड लाइफ थी। सिंस 2 इयर्स कपल ट्राइड टू कंसीव बट फेल, उन्होंने बहुत ट्राई किया मगर फेल हो गए। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ वीकनेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, early ejaculation, ये सब थी। अब टाइमलाइन ऑफ द केस क्या थी, अनेबल टू कंसीव 2 साल से था, वीकनेस 1.5 ईयर से थी, प्रॉब्लम इन इरेक्शन 1.5 ईयर, अर्ली इजैकुलेशन 1 ईयर। मैं यहाँ पे जो मेरी पीपीटी है वो भी इस फॉर्म में दिखा रहा हूँ, अगर कोई केस स्टडी लिखना चाहता है तो इसी फॉर्म में लिखी जाती है, केयर गाइडलाइंस में टाइमलाइन लिखी जाती है आपका उसी के बेस पे जो मैं अब दिखाऊंगा उसी बेस पे लिखी जाती है। मेरी कुछ केस स्टडी पब्लिश है, इसमें मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा बाद में। तो पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या थी, he had no history of diabetes, bronchial asthma, TB, hypertension, any other systematic disease। Family history, no family history of diabetes, hypertension, bronchial asthma, TB, and any other systematic disease। Addiction history, no addiction history of smoking, tobacco, alcohol। Semen analysis report, the patient हमारे पास आता है कि semen analysis report क्या कहती थी, कलर था उसका whitish, reaction alkaline, volume 0.5 ml, count 12 millions, per cell nil। डायग्नोसिस कैसे बनाना चाहिए, इसका डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या था हमारा, डायग्नोसिस वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स गिवन इन द टेक्स्ट ऑफ शुक्र एंड द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ ओलिगोजोस्पर्मिया। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है 15 मिलियन स्पर्म्स पर एमएल से कम, वो था पेशेंट में पहला, और आयुर्वेदिक में क्लासिक शुक्र के जो लक्षण बताए गए वो सिम्टम्स पेशेंट्स में मिले, तो उसके बेस पे हमने डायग्नोसिस बनाया पेशेंट का। और यहाँ ओलिगोजोस्पर्मिया हमने कंपेयर किया शुक्र से। तो आपके पास कहीं भी कोई पेशेंट आए इनफर्टिलिटी का, तो सबसे पहले उसका आपको मेडिकल सेक्सुअल हिस्ट्री लेनी है, उसका सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट देखनी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है तो आप उसका हार्मोनल प्रोफाइल करवाए, फिर भी नहीं आ रहा तो जेनेटिक प्रोफाइल पे भी फोकस करें ताकि एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन पाए, ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। अब शुक्र के लक्षण क्या बताया आयुर्वेद में, आचार्य चरक, शिशु तो अष्टांग हृदय ने कुछ लक्षण बताए जिसको मैंने यहाँ पे कंबाइंड करने की कोशिश की गई है, और इसी पे एक बेस पे हमने क्वेश्चनर बनाया था जिसकी ग्रेडिंग थी 0 to 4, मतलब पेशेंट की अगर सिवियरिटी ज्यादा थी तो उसके सिम्टम्स कम थे, वैल्यू कम थी, और अगर जैसे जैसे वो ठीक होता गया उसकी सिवियरिटी ज्यादा थी तो उसके सिम्टम ज्यादा थे, ग्रेडिंग ज्यादा थी। तो पहला सिम्टम था दुर्बलता, मतलब जनरल डिबिलिटी, मेडविक्शन वेदना, मतलब पेन इन द पेनिस स्क्रोटम, धुमायित्व, बर्निंग इन पेनिस एंड यूरेथ्रा, मैथुन अशक्ति, प्रॉब्लमैटिक एंड नॉन सेटिस्फैक्टरी क्वाइटस, डिले एंड ब्लड मिस क्वाइटस या नो इजैकुलेशन एट ऑल,
क्लेवे जिसका इंपोर्टेंस, मुख शोषण ड्राइनेस ऑफ माउथ, सदन बॉडी एक, श्रम टायर्डनेस, पांडुत्वम पेलर। तो इस बेसिस पे हमने पेशेंट का डायग्नोसिस बनाया, उसके सब्जेक्टिव पैरामीटर्स असेस किए। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी चाहिए पेशेंट्स को, जो हमने नॉर्मल भी करवाई, सीबीसी भी करवाया ईएसआर के साथ, ताकि कोई और अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, एलएफटी केएफटी करवाया, लिपिड प्रोफाइल भी करवाई, ब्लड शुगर फास्टिंग एंड पीपी, ताकि शुगर का पेशेंट तो नहीं है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, ताकि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सारी इन्वेस्टिगेशन विद इन द नॉर्मल रेंज थी, एक्सेप्ट एसजीओटी एंड एसजीपीटी जो माइल्डली इंक्रीज थे। अब जनरल एग्जामिनेशन और पर्सनल हिस्ट्री क्या थी पेशेंट की। पेशेंट की जनरल कंडीशन गुड थी, कोई डेविएशन नहीं थी वाइटल साइन से, मॉडरेट एपेटाइट थी, नॉर्मल ब्लैडर था, बाउल हैबिट नॉर्मल थी, रेगुलर स्लीप पैटर्न था, सेंट्री लाइफस्टाइल थी, वेल बिल्ड था, वेल नरिश्ड था। सेंट्री लाइफस्टाइल जो हमने पहले बताया था मेन फर्टिलिटी का फैक्टर है, वो था पेशेंट में। बीएमआई 26.6 था, मतलब पेशेंट ओवरवेट था। वेट सर्कमफ्रेंस 102 सेंटीमीटर था, ये भी अबव द नॉर्मल रेंज था। प्रकृति कफज डोमिनेंट थी और प्रवर्तत्व था। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या था इस पेशेंट में हमारे लिए, सब्जेक्टिव पैरामीटर्स और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हमने लिए थे। सब्जेक्टिव पैरामीटर थे शुक्राशय के लक्षण जो हमने अभी बताए हैं, और क्लेवे के असेसमेंट के लिए हमने इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ रेक्टल डिस्फंक्शन को यूज किया था। ये क्वेश्चनियर्स है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जिससे हम क्लेवे रेक्टल डिस्फंक्शन को असेस कर सकते हैं। तो हमने ये यूज किया था ताकि जो हमारी केस स्टडी है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथ मिले प्रूफ के। हमारे जो आयुर्वेद के जो शास्त्र जो बताते हैं, जो ट्रीटमेंट बताते हैं, उसको वैलिडेशन मिले कि हाँ रियली वो काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हमने यहाँ लिए थे, सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, बायोमार्कर एनालिसिस, सीरम एफएचएच, सीरम एलएच, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, सीरम इनहिबिन बी लेवल। अब पेशेंट जब हमारे पास आया था, 2 साल से वो बहुत जगह ट्रीटमेंट ले रहा था, एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी दिखाया था उसने, मगर उससे कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। तो वो एक होप के साथ आयुर्वेद में आया था कि वो ठीक हो जाएगा। लोगों ने उसे बताया कि तुम आयुर्वेद भी ट्राई कर लो। और आयुर्वेद की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमारे पास पेशेंट फर्स्ट स्टेज में कभी नहीं आता है, सेकंड स्टेज में या फिर जब सीवियरिटी बढ़ जाती जब आता है। तो यहाँ पेशेंट को होप थी, जो हमने उसको ठीक करने की कोशिश की और पेशेंट को रिलीफ भी मिला। तो आयुर्वेदा डिस्क्राइब करता है सेवरल ड्रग्स और स्पेशल थेरेप्यूटिक प्रोसीजर टू ट्रीट द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। आचार्य चरक स्पेशली मेंशन वस्ती कर्मा फॉर द एनहांसमेंट ऑफ शुक्र धातु एज वेल एज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ शुक्र दोष। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन क्या थी इसमें, इस पेशेंट पे हमने को एडमिट किया और प्लान किया मुस्तादी अपना वस्ती के लिए, जो थेरेप्यूटिक एनीमा आयुर्वेदा में बताया गया, फॉर 15 डेज के रेगुलरली। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वस्ती, लोकल अभ्यंग विद बलातेल एंड वाष्पस्वेदो हैज बीन डन एज ए पूर्व रूप। मुस्तादी अपना वस्ती की डोज थी 600 ml थी और वो एडमिशन की गई थी 15 डेज के लिए पेशेंट्स को। मुस्तादी अपना वस्ती के इंग्रेडिएंट क्या थे, इंग्रेडिएंट उसमें 3 कैटेगरी में थे, क्वाथ द्रव्य, कल्क द्रव्य और आपके कन्वेंशनल ड्रग। क्वाथ द्रव्य टोटल 14 थे, जिसमें नागरमोह था पाचन शुक्र शोधन के लिए, पाठा शुक्र शोधन गिलोय रसायन के रूप में, कुटकी शुक्र शोधन, बला बल्य बृहण ओजोवर्धन, रासना बलवर्धन, पुण्यवा वृश्य, मंजिष्ठा शुक्र शोधन, अमलता शुक्र जनन, खस शुक्र जनन, त्रयमान शुक्र शोधन, गोखरू वृश्य पुष्टिप्रद, लघु पंचम बल्य बृहण, मदन फल शुक्र शोधन के रूप में किया। कल्क द्रव्य थे जो हमारे थे वो सौफ था, 6 थे टोटल, सौफ, वृश्य, प्रियंगु, प्रजा स्थापन, मुलेठी, बल्य शुक्रवर्धन, इंद्रिय शुक्र शोधन, रसोत रसायनीय युक्ति, चक्रित उत्तेजक और संधवलमन, वृश्य दीपन और रोचक के रूप में। और कन्वेंशनल ड्रग थी इसमें शीर, मिल्क गाय का दूध, वृश्य शुक्ल और रसायन, मधु शहद, वृश्य वीर्यवर्धक, मेध्य श्रोतशोधन, गाय का घी, वृश्य शुक्ल रसायन और अजामासस, बल्य वीर्यवर्धक। अब हमने प्रिपरेशन कैसे की, पहले हमने क्वाथ द्रव्य प्रिपेयर किया इस वस्ती द्रव्य के लिए। जो यवकुट क्वाथ द्रव्य थे उनको यवकुट करके उबाला, फिर एक क्वाथ प्रिपेयर किया, फिर उस क्वाथ में दूध मिला के उसका शीरपाक किया। शीरपाक के बाद हमने एक जगह निरुवस्ती की जो जैसे बनाई जाती है उसी फॉर्म में संधा व मधु को मिलाया, फिर उसमें गोघृत को मिलाया निरुवस्ती के रूप में, और फिर हमने इसी में कल को मासरस को मिलाया और एंड में शीरपाक द्रव्य को मिला दिया, ताकि एक फॉर्मुलेशन हमारी बन गई।
जो यापनावस्थी है उसके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, वो ऐसी अवस्थी है जो निरु और अनुवासन दोनों का मिक्सचर है। और ये ऐसे लोगों के लिए स्पेशली बताया गया जो इंडल्स रहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में ज्यादा, जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए बहुत अच्छी है। चक्षुष्या बताई गई है, इनफर्टिलिटी के केसेस में, स्किन डिसऑर्डर्स में, ज्यादा थकावट में, इन सब के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। और इसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, किसी वक्त दी जा सकती है, मॉर्निंग, इवनिंग, और कोई खाने से पहले, खाने के बाद, कोई वो इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जैसे निरुवस्थी के लिए बताया गया ना हमें खाली पेट देनी होती है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमने अपने पेशेंट को एक खाली पेट ही दी थी सुबह से मॉर्निंग में। तो इसका इफेक्ट क्या आया थेरेपी का? सेवेक्टिव प्राइमरी दुर्बल्य जो पेशेंट का था, जो पहले 3 था मतलब सीवियर था, वो 1 पे आ गया। पांडुतर 3 से 3 पे रही, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था। अग्नि 7 था जो 3 to 1 आ गया। श्रम 4 to 2 हो गया। मुक्षस 4 to 2 हो गया। मेडिमिक्शन वेदना 2 to 1 आ गया। मेड धुमायन 3 to 0 हो गया। चिराग परसेक 2 to 1। मैथुन शक्ति 3 to 1। और क्लेवियर का जो इंडेक्स था, इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वो 10 to 22 हो गया। और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पे? सीमन जो वॉल्यूम था 0.5 ml, वो 2 ml आ गया। और टोटल स्पर्म काउंट जो 12 मिलियन था, वो 70 मिलियन आ गया। स्पर्म मोर्टेलिटी 60 to 65 हो गई इस केस में। और हार्मोन्स पे, क्योंकि हमने हार्मोन्स पे चेक करवाए थे, सिर्फ एफएचएच लेवल था, वो कुछ अल्टरनेशन नहीं आई उसमें, वो उसी रेंज में रहा। सिर्फ एलएच लेवल कम हो गया, मगर वो विद इन द नॉर्मल रेंज था। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो पहले 15.20 था, वो 82.88 आ गया। सीरम इनहिबिन बी लेवल जो 102.29 था, वो 221.19 आ गया। तो मतलब पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिला इसमें। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने ये हार्मोन से क्यों करवाए। तो सीरम एफएचएच जो होता है वो आपके सटोरी सेल को स्टिमुलेट करता है, आपके पिट्यूटरी से निकलता है, सटोरी सेल को स्टिमुलेट करता है, जो आके जाके आपके जो जर्म सेल है उनको न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, स्पर्म्स की मैच्योरेशन और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। वहीं जो एलएच होता है वो लीडिंग सेल पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, जो अगेन सटोरी सेल पे एक्ट करता है। तो हमारे जो जर्म सेल्स, हमारी जो टेस्टिस है, उसमें 2 सेल्स मेनली होती है, सटोरी सेल और लीडिंग सेल। लीडिंग सेल पे आपका एलएच एक्ट करता है और सटोरी सेल पे एफएचएच एक्ट करता है, और दोनों मिलके आपके स्पर्म की मैच्योरेशन और उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारी बॉडी में? ये हमारे प्यूबिक हेयर्स को, हमारी हेयर ग्रोथ को एनहांस करता है, हमारी जो टेस्टिस और पेनिस की ग्रोथ को एनहांस करता है, ये आपकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनहांस करता है, आपकी स्पर्म की मैच्योरेशन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सीरम इनहिबिन भी क्या करता है? ये स्पेशली क्यों करवाया गया, इसका रीजन था सीरम इनहिबिन भी क्या करता है, ये एफएचएच को फिर नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल करता है। तो मतलब अगर ये बढ़ेगा तो एफएचएच लेवल कम हो जाएगा। मगर इस हार्मोन्स को स्पेशल बायोमार्कर्स बोला गया स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर ये हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में है तो मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है, अगर ये डिक्रीज है तो आपको इनफर्टिलिटी इश्यू होने की चांसेस ज्यादा है। ये बहुत ही कम करवाया जाता है, मगर हमने इस केस में करवाया था। और मुस्तादी अपनावस्थी आप कब यूज करो ना करें, मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि इसकी अगर पेशेंट आपको अनोडक्टर डिसीज का है साथ में, तो आप कोशिश करें पेशेंट को वो ना दे, क्योंकि इससे परिकर्तिका, अर्श, जोड़, एब्डोमिनल पेन, ये सब डिसीज हो सकती है पेशेंट्स को। तो अगर आपके पास, अगर आप चाह रहे हैं मुस्तादी अपनावस्थी देना, क्योंकि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है इसकी, मगर पेशेंट अर्श और पायल्स से ग्रसित है, तो उसको आप डेफिनेटली इसको ना दे। और अगर पेशेंट को आपने मुस्तादी अपनावस्थी दी है मगर उसने होल्ड कर ली, वापस ही नहीं आई, अब क्या करें? ऐसे केस में क्या करें, आप तीक्ष्ण द्रव्य या गोमूत्र की उसको अस्थापन अवस्थी दे, ताकि उसकी वस्ती निकल जाए। अब मेरे पेशेंट में रिजल्ट क्या मिले हमें, तो पेशेंट को मार्क इंप्रूवमेंट थी स्पर्म काउंट में एज वेल एज द सीमन वॉल्यूम आफ्टर द इंटरवेंशन। Patients saw marked improvement in the signs and symptoms of Shukra and Kilaffe as per the classical and the modern parameters. There was marked improvement in the serum testosterone level, serum inhibin B level after the Mustadi Apnavasti in this case. Level of serum LH decreased after the Avasti, but it is within the normal range. So there is no adverse side effect of the given treatment to the patient. अब हाउ द हार्मोन प्ले रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मैंने आपको बताया था वो ये फिगर के थ्रू बताया गया। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करती है, जो एंटीरियर प्रोटेक्टर पे एक्ट करती है। फिर एंटीरियर प्रोटेक्टर क्या करती है, एफएचएच और एलएच को सेक्रेट करती है। एलएच क्या करता है, लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, एंड्रोजन सेक्रेट करता है, और नेगेटिव फीडबैक से एंटीरियर प्रोटेक्टरी और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। वहीं एफएचएच सटोली सेल पे एक्ट करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन भी सेक्रेट करता है।
जो नेगेटिव फीडबैक से एंटी प्रेडेटर को हेल्प करते हैं, और दोनों हार्मोन्स मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वात दोष इज द मेनली इन्वॉल्व इन द इजैकुलेशन ऑफ सीमन। हमें पता है कि अपान वायु का कर्म है शुक्रक और आर्तक को निकालना, तो मतलब अपान वायु कृति है, वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है, और मेंटेनेंस ऑफ द एनाटॉमिकल एंड फंक्शन इंटीग्रिटी ऑफ शुक्र। So विशेषण of Vata is a prime factor behind शुक्रशय। वस्ती क्रम is important for the treatment of Vata dosha। ये वस्ती से क्या होता है, वाता का अनुलोमन होता है। चक्र आचार्य चरक has also mentioned वस्ती क्रम as a choice of treatment to treat शुक्र दृष्टि। शुक्र दृष्टि और शुक्रशय के केसेस में हम वस्ती क्रम को देना चाहिए, यह आचार्यों ने भी बताया। वस्ती is the best remedy for the त्रिदोषा treatment according to Ayurveda classics। रीजन बिहाइंड द मुस्तादी अपनावस्ती, मैंने सिलेक्ट की क्योंकि मुस्तादी अपनावस्ती, तो आचार्य चरक ने बताया गया मुस्तादी अपनावस्ती शुक्र मास बलजनन एंड सद्यो बलजनो रसायन चेती सिद्धि स्थान में, मतलब इस शुक्र को और आपके मास को और बल को बढ़ाती है, स्पर्म्स काउंट को, मसल की हेल्थ को और आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ को एनहांस करती है। और रसायन है मतलब आपकी रिजुनेटिंग इफेक्ट है, इसके बॉडी में इसके रसायन इफेक्ट है। वहीं आचार्य चरक ने इसको राज्य अपनावस्ती बोला गया है, और बोला गया है ये बल्ले संजीवनो विषय, मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ देती है, हमारी बॉडी को रिस्टोर करती है, रिजुनेट करती है, विषय एफ्रोडिसिस इफेक्ट है इसका। सो एंड इट इज सुपीरियर टू ऑल द अपनावस्ती। अगर आपको ये अपनावस्ती नहीं समझ में आ रही, सबसे सुपीरियर अपनावस्ती यही है हमारी उस्तादी अपनावस्ती। ये जो हमने यूज की थी वो आचार्य सुश्रुत ने बताई है चिकित्सा स्थान में। अपनावस्ती कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। और उसके जो इंग्रेडिएंट्स है मुस्तादी अपनावस्ती के, वातहर है, रसायन और वाजीकरण प्रॉपर्टी, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। कंक्लूजन क्या है, आप मुस्तादी अपनावस्ती प्रोवाइड सिग्निफिकेंट रिलीफ इन द सिम्टम ऑफ शुक्रशय और एकोजोस्पर्मिया। वस्ती में हैव एक्टेड ऑन द सिस्टमैटिक सिम्टम ऑफ शुक्रशय as well as give significant improvement on the seminal parameter like sperm count and sperm motility. मुस्तादी अपनावस्ती gave significant improvement on the serum biomarker, especially on the serum testosterone level. पेशेंट पर्सपेक्टिव मैं ये स्पेशल बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी केस स्टडी लिखना चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी डॉक्टर, तो पेशेंट पर्सपेक्टिव उस केस स्टडी का एसेंशियल पार्ट होता है, वो हमेशा लिखना चाहिए। यहाँ भी मैंने बताने की कोशिश की है। तो पेशेंट टोल्ड मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेशेंट रिपोर्टेड इंप्रूवमेंट इन द इरेक्शन एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेशेंट फेल्ट बेटर एंड फेल्ट मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द वीकनेस, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सेक्सुअल डिजायर नाउ। ओवरऑल द पेशेंट हैड सैटिस्फैक्टरी एंड द बेटर सेक्सुअल लाइफ आफ्टर द इंटरवेंशन। ये मेरी कुछ केस स्टडी है मुस्तादी अपनावस्ती की सीरम बायोमार्कर्स पे, केस स्टडी और एक केस सीरीज है। ये यूसी केयर जर्नल में पब्लिश है, आप इसको देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत चीजें पता चलेगी कि कैसे केस स्टडी भी लिख सकते हैं। सेकंड केस था इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्लेविया। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या? ईडी फॉर्मली टर्म्ड एज इंपॉर्टेंस इज डिफाइंड एज ए फेलियर टू अचीव और मेंटेन ए रिगिड penile erection suitable for satisfactory sexual intercourse. Erectile dysfunction is the prevalent and the multifaceted disease condition that predominantly affect the males beyond 40 years. मतलब 40 साल की मेल्स के बाद ईडी की प्रॉब्लम होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है, बहुत प्रिवेलेंट है। It prevalence increase with age and other comorbidity, मतलब पेशेंट की अगर एज बढ़ रही है, कोई दूसरी डिसीज भी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या स्थूल्य है, ओबेसिटी है, तो उसको ईडी की प्रॉब्लम होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। This condition described as a क्लेविया in Ayurveda classics. अब what age does ED start? ED start कब होती है? तो 80 to 29 years पेशेंट की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, 30 to 39 years एवरेज जाती है, आफ्टर द 40 to 45 years 40 years के बाद वीक हो जाती है, 56 years के अबव मैक्सिमम फेल केसेस होते हैं। अब ईडी का कंट्रीब्यूशन क्या है मेल इनफर्टिलिटी में? तो सिवियरिटी ऑफ ईडी में इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। जैसे जैसे पेशेंट की सिवियरिटी बढ़ती है, मेल इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि एक कारण इम्पेयर स्पर्म डिलीवरी भी है। तो इनफैक्ट 1 in 6 males with infertility may have ED and premature ejaculation as a problem. अब आयुर्वेद में क्या बताया गया? आयुर्वेद डेफिनेशन क्या की गई ईडी के क्लेविया के लिए? आयुर्वेद में बताया गया क्लेविया मैथुन असमर्थ्यम, मतलब अगर मैथुन में असमर्थ्य, मैथुन करने में असमर्थता है, दिस मीन मैन अनएबिलिटी टू परफॉर्म इंटरकोर्स इज क्लेविया। सेकंड, क्लेविया इति ध्वज अनुच्छेद, मतलब लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इरेक्शन इज क्लेविया।
अब साइन ऑफ सिम्टम्स क्या है पेशेंट्स के? तो पेशेंट के साइन ऑफ सिम्टम्स है इसमें, एक पर्सन इवन ऑन हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट विद द beloved, willing and cooperative partner, but cannot perform coitus with her due to lack of his penis erection and lack of penile rigidity. Even if he managed to have an erection, his anxiety will cause attack of dyspnea. पेशेंट की सांस फूलेगी, डिफिकल्टी ड्यूरिंग ब्रीथिंग, पर्सपिरेशन, बहुत ज्यादा पसीने आएंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी. His attempt to have a sex will result in a tiredness, frustration, and due to this, his attempt will end in a failure. मतलब पेशेंट की सेक्सुअल डिजायर भी है, वो सेक्सुअल करना भी चाहता है मगर पेनाइल की इरेक्शंस नहीं है. अगर वो मैनेज कर भी लेता है इरेक्शन तो उसे एंजाइटी की वजह से सांस फूलती है, पसीना आता है, वो थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंड में फेल हो जाता है. अदर सिम्टम्स क्या है इन सबके साथ जो हमें पेशेंट में मिल सकते हैं? इमीडिएट सॉफ्टनिंग ऑफ पेनियल इरेक्शन आफ्टर द सेमिनल इमिशन, absence of morning erections, imperfect and partial erection for the short time and subside before the male sexual act, premature and early ejaculation. ये सब भी मिल सकती है. मतलब आपका ईडी का पेशेंट है तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी उसमें साथ में मिल सकती है हमें. अब कोजेस क्या है ईडी के? तो जो मेल सेक्सुअल इरोजल है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्रेन की, हार्मोन्स की, इमोशंस, नर्व्स, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. इसके कुछ फिजिकल कॉजेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, और कुछ केसेस में दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं. मतलब ईडी सिर्फ आपकी फिजिकल कॉज नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है. मतलब हमें उसकी मन की चिकित्सा भी करनी चाहिए हर केसेस में. पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके इनफर्टिलिटी के केसेस में. हमें पेशेंट के सबसे पहले काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको सुनना चाहिए पेशेंट क्या कहना चाहता है, उसकी प्रॉपर सुने, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाए. अब पेशेंट हमारे पास आया तो हम डायग्नोसिस कैसे बनाए उसका? तो पहले उसकी हार्मोन प्रोफाइल करवाएं, मेजर द लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स, सीबीसी करवाएं ताकि हार्ट डिसीज, डायबिटीज या इन्फेक्शन कोई हो तो पता चल सके. यूरिन एनालिसिस करें ताकि डायबिटीज और एनी अदर इन्फेक्शन पता चले. रेक्टल एग्जामिनेशन करें ताकि प्रोस्टेट का लेवल पता चले, प्रोस्टेटोमेगली तो नहीं है, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी तो नहीं है. अल्ट्रासाउंड करवाएं प्रोस्टेट की इमेजेस के लिए, पेनिस की इमेजेस के लिए. साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें फॉर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, क्योंकि ये भी एक मेन फैक्टर्स हैं. और नॉकटर्नल पेनाइल इरेक्शन, स्लिप्स के दो फेजेस होते हैं जैसे हम सब जानते हैं. एक में हमें ड्रीम्स आती है और एक में ड्रीम्स नहीं आती आयुर्वेद के साथ. और एक रैम या नॉन रैम. रैम स्लीप में मैक्सिमम केस में पेनाइल इरेक्शंस होती है जब ड्रीम्स आती है, और ये एक सिम्टम्स है. अगर पेशेंट को ये रैम स्लीप में पेनाइल इरेक्शन नहीं हो रही तो ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो डायग्नोसिस केस कर सकते हैं. मतलब ईडी का डायग्नोस स्लीप के थ्रू भी हो सकता है. अब हम समझ सकते हैं स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. तो स्लीप हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी हैम्पर करती है. तो हमें हमेशा पेशेंट की स्लीप हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहिए. नींद कैसी आती है, कितने घंटे आती है, पेशेंट सोते समय मोबाइल तो यूज नहीं करता है. इन सबको भी हमें देखना चाहिए, इन सब फैक्टर्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए. तो हमारे इस पेशेंट की कंसर्न क्या थी? 37 ईयर ओल्ड मेल था ये, 5 ईयर की मैरिड लाइफ थी, हैविंग अनसैटिस्फैक्टरी सेक्सुअल लाइफ, अनेबल टू मेंटेन प्रॉपर इजैकुलेशन, एक्सेसिव पर्सपिरेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, हैविंग इंटेंस सेक्सुअल डिजायर. सेक्सुअल डिजायर तो ज्यादा थी मगर सैटिस्फैक्टरी सेक्सुअल लाइफ नहीं थी. टाइमलाइन ऑफ द केसेस क्या थी? इरेक्टाइल डिसफंक्शन था 1 साल से, अर्ली इजैकुलेशन था 6 मंथ से. पास्ट हिस्ट्री क्या थी? पेशेंट है नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, ब्रोंकियल अस्थमा, टीबी एंड हाइपरटेंशन. फैमिली हिस्ट्री, फादर और मदर हैविंग द हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, मतलब पेशेंट के फादर मदर दोनों को डायबिटीज था तो पेशेंट को होने की चांसेस भी थी. ही हैड एडिक्शन, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग रेगुलरली एंड अल्कोहल ओकेजनली. अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा एडिक्शन होता है स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हैम्पर करते हैं. बहुत सारे आर्टिकल्स आपको नेट पे मिल जाएंगे जो बताते हैं कि स्मोकिंग हमारी सीमन की हेल्थ को, हमारे स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को हैम्पर करते हैं, अल्कोहल भी ऐसा ही करता है. तो पेशेंट की हमें इन आदतों को भी छुड़वाना बहुत जरूरी होता है. पेशेंट को स्पेशली उसके एडिक्शन हिस्ट्री के बारे में भी पूछे. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या था? Diagnosis was made on the basis of symptoms given in the ancient text of Kilebe. Kilebe में जो बताया गया उसके बेसिस में डायग्नोसिस किया जो हमने पहले डिस्कस किए थे. इन्वेस्टिगेशन क्या करवाई हमने पेशेंट की यहाँ पे? सीबीसी विद ईएसआर, आरबीसी, रैंडम ब्लड शुगर, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, थायराइड की प्रोफाइल, सीरम एफएचएच, एलएच प्रोलैक्टिन लेवल, एलएफटी, केएफटी की एनालिसिस, ताकि हमें पेशेंट की कोई सिस्टमैटिक डिसीज तो नहीं है, कोई और डिसीज साथ में तो एसोसिएटेड नहीं है, इसका हम डायग्नोसिस कर पाए. पेशेंट के सारे टेस्ट नॉर्मल थे एक्सेप्ट द ब्लड शुगर लेवल जो बॉर्डर लाइन था. मतलब पेशेंट को शुगर होने की चांसेस भी धीरे धीरे बढ़ रही थी. अब पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री और जनरल एग्जामिनेशन क्या कहती है? पेशेंट की पूर्ण एपेटाइट थी, नॉर्मल ब्लैडर था, इरेगुलर बाउल हैबिट थी, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न था. मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि उसकी स्लीप भी अच्छी नहीं थी.
मतलब स्लिप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है इस एडी वाली प्रॉब्लम को एज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। पेशेंट की सेंट्रल लाइफस्टाइल थी, जो हमने पहले बताया था, सेंट्रल लाइफस्टाइल एक आपकी इनफर्टिलिटी इशू के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। वीक बिल्ड था, बीएमआई 20.4 था, ब्लड प्रेशर टुवर्ड द हाइयर साइड था, मतलब उसको बीपी की शिकायत भी होने की चांसेस थी, और इसकी प्रकृति वार डोमिनेंट थी। असेसमेंट कैसे किया हमने? असेसमेंट वाज मेड ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द सिलेक्टिव पैरामीटर क्लेवे मेजर बाय द इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये एक इंटरनेशनल क्वेश्चनर है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये कहता क्या है, जो साइकोसेक्सुअल बैकग्राउंड है और जो पार्टनर का रिलेशनशिप है, उन दोनों को इंपॉर्टेंट फैक्टर लिया गया है मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए। इस क्वेश्चनर के लिए रिस्पोंडेंट जो होता है उसको कंसीडर करनी होती है आपकी इरेक्शन प्रॉब्लम को और सेक्सुअल लाइफ को पास्ट 4 वीक, पिछले 4 हफ्ते में जो उसकी इरेक्शन की प्रॉब्लम है सेक्सुअल लाइफ में, उसके बारे में पता करते हैं इस क्वेश्चन से। और सेक्सुअल एक्टिविटीज में क्या क्या होती है? इंटरकोर्स, फोरप्ले एंड मैस्टरबेशन। स्कोर ऑफ 0 to 5 are awarded to each of the 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और हर क्वेश्चन को 0 to 5 की ग्रेडिंग दी जाती है। Then the score was interpreted in the view of the 5 domain। इन 15 क्वेश्चन को 5 डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप भी कोई पेशेंट क्लिबिया का ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है और बहुत अच्छा है। इससे आपकी पब्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कभी भी आप पब्लिकेशन करना चाहे तो। इसके डोमेन्स क्या थे? इसके टोटल 5 डोमेन थे। डोमेन ए था इरेक्टाइल फंक्शन के लिए, इसका मैक्सिमम स्कोर था 30। डोमेन बी था ऑर्गेज्म फंक्शन के लिए, इसका मैक्सिमम स्कोर था 10। डोमेन सी था सेक्सुअल डिजायर के लिए, जिसका मैक्सिमम स्कोर था 10। डोमेन डी था इंटरकोर्स सेटिस्फैक्शन के लिए, इसका मैक्सिमम स्कोर था 15। डोमेन ई था ओवरऑल सेटिस्फैक्शन के लिए, इसका मैक्सिमम स्कोर था 10। ईडी की सिवियरिटी कैसे हम असेस करेंगे उस क्वेश्चन के बेस में? अगर स्कोर 5 to 7 है तो सिवियर है पेशेंट, 8 to 11 मॉडरेट है, 12 to 16 है तो माइल्ड टू मॉडरेट है, 17 to 21 है तो माइल्ड है, और 22 to 25 है तो नो ईडी है, मतलब ईडी की शिकायत नहीं है उसको। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन क्या दी हमने इस पेशेंट में? हमने पेशेंट को दी चंद्रप्रभावती 2 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर द फूड फॉर 30 डेज, कपिकच्चू 3 ग्राम ट्वाइस डेली विद मिल्क आफ्टर द फूड फॉर 30 डेज, अश्वगंधादि लेहम 3 ग्राम ट्वाइस डेली आफ्टर द फूड फॉर 30 डेज, भिंगराज आसव 20 ml ट्वाइस डेली आफ्टर द फूड फॉर 30 डेज। अब हमने जो इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था उसको हमने कंपेयर किया बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट। तो हमने ये पाया कि जो स्कोर था वो 40 to 26 हो गया आफ्टर द इंटरवेंशन। ये कुछ क्वेश्चनर्स हैं, जैसे हाउ ऑफ्टन वर यू एबल टू गेट एन इरेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, जो पहले 2 था वो 5 हो गया। व्हेन यू हैड इरेक्शन विद सेक्सुअल स्टिमुलेशन, हाउ ऑफन यू वर इरेक्शन हार्ड इनफ फॉर पेनिट्रेशन, पहले 2 था वो 4 हो गया। When you attempting sexual intercourse, how often were you able to penetrate your partner? पहले 3 था वो 5 हो गया। During the sexual intercourse, how often were you able to maintain your erection? After you have penetrated your partner, पहले 3 था वो 4 हो गया। During sexual intercourse, how difficult was it to maintain your erection to completion of the intercourse? पहले 2 था वो 4 हो गया। How often you rate your confidence that you could get and keep an erection? पहले 2 था वो 4 हो गया। जो रिजल्ट क्या मिला हमें पेशेंट के? देयर वाज इंप्रूवमेंट इन क्लिबिया एज पर द क्लासिक एंड द मॉडर्न पैरामीटर। देयर वर नो एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ द गिवन ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। अब हमने ये ट्रीटमेंट प्लान क्यों की थी, यही ट्रीटमेंट क्यों दी, इसके रीजंस भी है जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। चंद्रप्रभावती जो होती है वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, जिसमें चंद्र मीन्स मून और प्रभा मीन्स ग्लो। इट कंसिस्ट ऑफ 37 इंग्रेडिएंट्स। चाहे शांतन ने बताया कि चंद्रप्रभावती वात पित्त और कफ को हरती है, बल्ले विषय और रसायनीय। तो चंद्रप्रभावती माइट बी यूजफुल इन मैनेजिंग द वेरियस यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन। हम मैक्सिमम पढ़ने के पेशेंट्स में जिसको यूरिन की प्रॉब्लम होती है, इस पेशेंट चंद्रप्रभावती को कॉमनली यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे चंद्रप्रभावती यूज की क्योंकि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हेल्प करती है, क्योंकि उसकी एफ्रोडिसिस प्रॉपर्टी है। इट हेल्प्स टू मेंटेन इरेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। चंद्रप्रभावती along with milk and water might help manage the level of blood glucose by increasing the insulin secretion due to its anti-diabetic activity.
आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट को डायबिटीज होती है, हम डॉक्टर है चंद प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हमने इस केस में क्योंकि पेशेंट का जो शुगर था वो भी बॉर्डर लाइन था, तो यहाँ पे उसके बॉर्डर लाइन शुगर को भी कम करने में पेशेंट की हेल्प करेगी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। इट इज ऑल्सो नोन एज ए बल्य स्ट्रेंथ विशेष एफ्रोडिसिक प्रॉपर्टी एंड रेजुनेटिंग प्रॉपर्टी दैट हेल्प इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। डिस्कशन ऑफ कपी कच्चे चूर्ण। कपी कच्चे चूर्ण क्यों यूज किया गया? कपी कच्चे चूर्ण स्पेशली आप बहुत जगह देखोगे पार्किंसन के डिसऑर्डर में यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ प्रिपरेशंस होती है जिसमें ये डोपामिन लेवल को एनहांस करता है और ये वाट डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट एंड मेंटेन ए हेल्दी नर्वस सिस्टम। दिस पाउडर मे हेल्प टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड स्पर्म काउंट इन मेल्स, रिड्यूस द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यहाँ पे भावप्रकाश ने कपी कच्चू के लिए बताया कि विषय है, मधुर है, विहरण करता है, गुरु करता है, बात है और बल्य है, और इससे वाजीकरण प्रम बताया गया कि मतलब सप्रम वाजीकर है। अश्वगंधादि लेहम, ये शास्त्र योग का फॉर्मुलेशन है। अश्वगंधादि लेहम में 6 इंग्रेडिएंट है। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कंडीशन। इट इंक्रीज द फिजिकल स्ट्रेंथ, विटिलिटी, वाइगर, स्टैमिना एंड द फिजिकल एंड्योरेंस कैपेसिटी। Generally, it is mainly used for the emaciation, underweight, physical weakness, debility in old age, oligospermia important। अश्वगंधादि लेहम बहुत सारे पेशेंट में देते हैं जिसमें कमजोरी होती है, पेशेंट को थक जल्दी जाता है। बहुत लोगों को वेट गेन के लिए भी देते हैं और ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन है जिसको जो हमारे बल को बढ़ाने में हेल्प करती है। इंसोम्निया के पेशेंट में बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। अश्वगंधा बहुत अच्छा स्ट्रेस लेवल रिलीवर है। इंसोम्निया के केसेस में बहुत सारी आपको केस स्टडी मिल जाएगी, बहुत सारी क्लिनिकल रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल मिल जाएगी। इसमें अश्वगंधा के पाउडर को, अश्वगंधा के इंग्रेडिएंट्स को, उसके एल्कलॉइड्स को इंसोम्निया के पेशेंट्स में स्लीप डिप्रिवेशन में यूज किया गया है। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द इंसोम्निया, एंजाइटी एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर। अश्वगंधादि लेहम मेनली एक्ट ऑन द वाता दोषा, लाइकली टू इंक्रीज द कफा दोषा। डिस्कशन ऑफ भृंगराज आसन। भृंगराज आसन भी क्यों दिया गया? मैंने अपनी खुद की जब प्रैक्टिस में देखा है, जब पेशेंट को भृंगराज आसन देता हूँ ना, तो पेशेंट को लगता है भृंगराज फोटो होती है स्पेशली उसमें आपकी बालों की, तो पेशेंट को लगता है भृंगराज आसन क्यों दे रहे हैं, ये तो हेयर्स के लिए दिया जाता है। मगर आयुर्वेद में भृंगराज आसन एक फॉर्मुलेशन जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनहांस करती है, बलवर्धन करती है, यकृत उत्तेजक है। ये शस्त्र योग की प्रिपरेशन है, ये धातु क्षय के पेशेंट में बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए में टोटल 9 इंग्रेडिएंट है और ये एक पोटेंट रिस्टोरेटिव टॉनिक है, स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफाइंग है, एपेटाइजिंग इफेक्ट है इसके। इट इंप्रूव द एपेटाइट एक्टिंग ऑन द स्टमक एंड लिवर। इट इंप्रूव द लिवर फंक्शन, इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। इट इंप्रूव द नरिशमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। भृंगराज को एक यकृत उत्तेजक ड्रग भी बताया गया है। इट इंप्रूव द लिबिडो, increase the stamina and overall strength of the patient. The main action is observed in the Vata dosha and Kapha dosha. It has a potent spermatogenic and aphrodisiac property that are very helpful for the treating erectile dysfunction, early ejaculation, actinospermia, teratospermia, oligospermia, hyperspermia, and enhance the spermatogenesis, sperm production. Male hormones like serum testosterone level, luteinizing hormone are produced more effectively by the herbs because it contains natural antioxidants. तो भृंगराज आसन एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है, इसको अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स में, अपने क्लिनिक्स में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। स्पर्म की हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनहांस करने के लिए, नॉट ओनली इन मेल्स बट आल्सो इन फीमेल्स हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इफेक्टिवली प्रमोट ब्लड फ्लो टू द पेनाइल टिश्यू, इट कॉज एन इरेक्शन, बीइंग ए नेचुरल एडाप्टोजन। एडाप्टोजेंस होती है वो हर्ब जो आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करती है। तो इट आल्सो एक्ट्स इन लोडिंग द एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस एंड बूस्ट द हार्मोन्स दैट इंक्रीज द लिबिडो। तो भृंगराज आसन थ्रू स्ट्रेस लिविंग इफेक्ट, जो आपका मन वाला फैक्टर है, मानसिक कारण है, स्ट्रेस वाला फैक्टर है, उसको कम करते हैं। तो ये ड्रग आपके फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी काम करती है। इट आल्सो हेल्प इन इंप्रूविंग द विजिलिटी एंड स्टैमिना इन मेल। कंक्लूजन, the combination of the said formulation help to treat the erectile dysfunction effectively. This combination help in treating the psychological region of ED, also by the adaptogenic effect. मैं स्पेशली बताना चाहूंगा, आपके पास कोई भी मेन इनफर्टिलिटी का केसेस आए, आप उसकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ ना देखो, उसकी मेंटल हेल्थ का भी डिस्कस करें, क्योंकि पेशेंट इस केसेस में बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी इशू बढ़ता है।
तो पेशेंट की आपकी सतवाज्य चिकित्सा से आयुर्वेद में बताई गई है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। आप उस पर ही फोकस करें, पेशेंट के मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसकी काउंसलिंग करें, ऐसी हर्ब्स यूज करें जो उसके स्ट्रेस को रिलीव करे, उसके मन को शांत करे, उसकी स्लीप को इम्प्रूव करे, ताकि उसकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो। हम एज ए डॉक्टर आजकल क्या होता है, हम सिम्टम पे बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट आया, सिम्टम बताया, हम ट्रीटमेंट देते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे स्लीप जो एक एसेंशियल पैरामीटर, हमारा मन, स्ट्रेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें उसकी असेसमेंट भी करनी चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट भी करनी चाहिए पेशेंट से। पेशेंट का पर्सपेक्टिव क्या था हमारे इस केस में? पेशेंट वाज सेटिस्फाइड विद द इंप्रूवमेंट इन इरेक्शन एंड नाउ एबल टू परफॉर्म बेटर सेक्सुअल लाइफ। ये मेरी केस स्टडी है जो पब्लिश हुई थी, इसी पे विषय वस्ती पे मैंने यहाँ वस्ती दी थी पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहूंगा, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ एंड डिसीज, गौतम बुद्ध ने बोला है। सो अडॉप्ट द आयुर्वेदा वे ऑफ लाइफ फॉर हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफ। Hope you enjoy my presentation. Thank you for listening. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही आपकी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लिसनर्स को, स्कॉलर्स को कहीं ना कहीं अपने अपने जगह पे काम करने में तरीके से उसमें सहायता होगी। और कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, डॉक्टर साहब आप चैट बॉक्स में देख पाएंगे? यस मैम। मैं तब तक ये ओपन कर देती हूँ और टर्न ऑन माइक्रोफोन कर दिया है मैंने। ठीक है। जो एक दो क्वेश्चन उसी में आए हैं, डॉक्टर अनिल कौशिक, डॉक्टर उज्ज्वला। If the semen liquefaction mode, how to handle and how to decrease viscosity? इस केसेस में आप कभी कच्चे चूर्ण का यूज कर सकते हैं विस्कोसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। पेशेंट्स की बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। आप शुक्र शोधन द्रव्य यूज कर सकते हैं, शुक्र शोधक वटी आती है, आप उसको यूज कर सकते हैं इस केसेस में, क्योंकि इस केस में आपको शुक्र का शोधन करना मतलब सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करना, तो ऐसी हर्ब्स को आप यूज कर सकते हैं। हाउ टू ट्रीट वेरिकोसिल इंड्यूस इनफर्टिलिटी? वेरिकोसिल इंड्यूस इनफर्टिलिटी इस केसेस में ना आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना पड़ेगा अगर पेशेंट की वेरिकोसिल बहुत ज्यादा एनहेंस है तो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं इनफर्टिलिटी में और ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अगर हम इस फैक्टर को पहले हटाए उसके बाद इनफर्टिलिटी केसेस पे इंप्रूव करें, क्योंकि वेरिकोसिल में क्या होता है, वाटर बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है, इसकी वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसके स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाते, तो आपको वेरिकोसिल को ट्रीटमेंट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद इनफर्टिलिटी के केसेस को आप ट्रीट कर पाएंगे अगर बढ़ रहता है तो। सर प्रगति असेसमेंट एक बार ब्रीफली बता दीजिए। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन की जो प्रगति असेसमेंट की थी, ये सीसीआरएस का प्रगति असेसमेंट स्केल आता है, आजकल अवेलेबल है, इसकी ट्रेनिंग होती है, उसके थ्रू मैंने की थी और बहुत सारे क्वेश्चनर्स है जिसको अवेलेबल है, मगर कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चनर्स नहीं है। तो अगर आप करना चाहते हैं पेशेंट की प्रगति असेसमेंट, सीसीआरएस का प्रगति असेसमेंट स्केल है, आप उसको यूज कीजिए ताकि आप पेशेंट के प्रगति असेस कर पाए, क्योंकि पेशेंट की प्रगति से भी आपको बहुत चीजें असेस हो पाती है कि पेशेंट की क्या दवाइयां काम कर सकती है पेशेंट्स पे, क्योंकि बहुत पेशेंट्स होते हैं जैसे जिनको आप दवाई देखोगे इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी प्रगति ऐसी होती है। और पेशेंट की जो हम स्थूल्य वाले पेशेंट लेते हैं वो कफ प्रगति वाले पहले से ही हो, तो उनमें उसके स्थूल्य को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन में दर्भाकल्प सर, प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए भी आप वस्ती को भी यूज कर सकते हैं, मुस्तादी अपना वस्ती बहुत अच्छी यूज की जा सकती है इस केस में। और बहुत सारी हर्ब्स है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए, बहुत जैसे आपका अश्वगंधा रिष्ट आ गया, आपका ये सरस्वता रिष्ट को भी यूज कर सकते हैं, भिंगराज आसन यूज कर सकते हैं, अश्वगंधा लेहम, अजामास रसायन भी आता है, जैसे मैंने अजामास का यूज किया था मुस्तादी अपनी वस्ती में, अजामास रसायन भी आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। शुक्र शोधक वटी है आपकी, शुक्र स्तंभक वटी है जो शुक्र का स्तंभन करती है, आप उसको यूज कर सकते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट में। अग्लूटिनेशन में क्या करें इस केसेस में? वही आप शुक्र शोधक, शुक्र स्तंभक हर्ब्स का ज्यादा यूज करें, ये बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगी। मगर मैं पहले कहना चाहूंगा आप इन सबसे पहले ना पेशेंट की एक डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे हम पंचकर्मा बोलते हैं, अगर आपको पेशेंट ऐसा लग रहा है कि आपको पंचकर्मा की एसेंशियलिटी है तो पहले उसको वो करवा दें, ताकि आप जो हर्ब दे रही है, वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन दे रहे हैं, वो अच्छे से काम कर पाए और बेटर काम कर पाए।
स्पर्म मोर्टेलिटी हाउ टू मैनेज, शुक्र शोधक ड्रग्स दिए इसमें भी केसेस में आप कपी कच्चू चूर्ण दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारी प्रिपरेशंस बनाती है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है कपी कच्चू की फॉर्मुलेशन, आप उसको यूज कर सकते हैं। वाज उत्तरवस्ती यूज इन द ट्रीटमेंट, हाँ उत्तरवस्ती भी यूज की जा सकती है ट्रीटमेंट में, मगर उत्तरवस्ती यूज करना बहुत इजी नहीं होता हर किसी के लिए, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसलिए हमने इस केस में यूज नहीं की थी। मगर उत्तरवस्ती यूज की जा सकती है, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप उत्तरवस्ती यूज कर सकते हैं। और सिर्फ मुस्तादी अपना वस्ती नहीं है, बहुत सारी स्टडियां पढ़ेंगे, बलादी अपना वस्ती भी है, दशमुलादी अपना वस्ती भी है, उन सबका भी इम्पैक्ट आता है, उन सबको भी यूज किया गया है बहुत सारी स्टडीज में। शताब्दी घृत है, विरेचन योग भी दिए गए बहुत सारी स्टडी में, आप नेट में आपको बहुत सारी स्टडियां मिलेगी, आप उसको देखिए, आप समझेंगे। मैम मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। 2-3 क्वेश्चन में हैंड रेस है। डॉक्टर प्रियंका, आप हैंड रेस किया है, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, और प्रश्न पूछने के बाद सभी प्रश्नकर्ताओं से एक साथ में निवेदन है कि आप है ना अपना माइक फिर बाद में म्यूट रखे, जिससे वीडियो की आवाज की जो क्वालिटी है ना, मैं उसमें भी अपलोड करती हूँ यूट्यूब में 225 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन जो डिफरेंट आचार्यों अपने स्पीकर्स की है, वो मैंने उसमें डाली हुई है, तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर ना करे आवाज, है ना, ऐसे खराब ना लगे, शुद्ध रहे, ठीक से सुनी जा सके। धन्यवाद। हाँ, हेलो डॉक्टर रजनीश, आप अपना अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे पास सिंपल सा ही क्वेश्चन था, जैसे आपने भी बताया मुस्तादी यापना बस्ती, दशमुल यापना बस्ती और बलावली, इसमें हम अजारस का यूज करते हैं। जो हमारे पास पेशेंट कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, वो मांस को यूज ही नहीं करना चाहते, चाहे बस्ती के रूप में हो, चाहे किसी द्रव के रूप में हो, तो उसमें हम क्या विचार करेंगे कि उसे मांस के क्या मतलब अल्टरनेटिव कर सकते हैं उसको? नहीं, आप उसे मास्टर्स के बिना भी इसे अपना वस्ती को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स इसमें इंक्लूड करें, आप उसके बिना भी दे सकते हैं, फिर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसमें गोघृत, हनी, गाय का दूध, ये सब मिला हुआ है, और बहुत सारी हर्ब्स है जो शुक्र का शोधन भी करती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनहांस करती है। गोक्षुर है, आपने देखा होगा, इसमें गोक्षुर टेस्टोस्टेरोन लेवल को एनहांस करता है, गोक्षुर के बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को एनहांस करते हैं। पाठा है, शुक्र शोधक द्रव्य है, सौंफ है, ये सब एक्ट करते हैं, तो आप अजामास को हटा के भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल वैसे भी दे सकते हैं। और जो बलादी आपने वस्ती उन सब में मास्टर्स नहीं होता, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, बस थैंक यू सर, यही कंफ्यूजन था। और सर अगर हमने वो बस्ती देनी है तो जैसे बस्ती पुटक से देते हैं, तो ये हमारे पंजाब में तो अवेलेबल नहीं होते, हम बस्ती एनीमा से ही देते हैं, तो उसका इफेक्ट कम मिलता है। तो ये बस्ती पुटक जब बस्ती नेत्र कहीं से लेना हो तो कुछ है कॉन्टेक्ट नंबर कि कहीं से परचेज कर सकते हैं बस्ती पुटक भी और बस्ती? नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको बस्ती पुटक और बस्ती यंत्र देने वाले, ऐसा कुछ नहीं है, नेट पे सब अवेलेबल है आजकल, बहुत सारे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। हाँ सर, शेयर कर देना, जैसे हम किसी जान पहचान वाले वैद्य से लेंगे या कोई स्पेशल इसी का काम करता हो, क्योंकि नेट पे मैंने एक दफा मंगवाया था, वो उसका जो बस्ती नेत्र था उसको आगे से बहुत खराब था, अगर गुदा में एंटर करते तो दिक्कत आती है ना, उसको रब करना पड़ेगा। तो मगर बस ये ध्यान रखिएगा, आप उसी पेशेंट को दीजिएगा बस्ती जिसको एनोरेक्टल डिसीज कोई ना हो। हाँ, इस केस में हम उसके पेशेंट की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका क्या अपना वस्ती की कॉन्ट्राइंडिकेशन है स्पेशली, है ना। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। सर मेरे एक पेशेंट है, उसका जो स्पर्म काउंट था मतलब 3 6 महीने पहले 10 मिलियंस था, देन उसके बाद कुछ मतलब कोई फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आया, देन उसके बाद 20,000 हो गया। मेरे पास जब पेशेंट आया तब 20,000 था, फिर मैंने कुछ मतलब मेडिसिन दिया अपना, तो उससे 25,000 हुआ, लेकिन 3 महीने में हुआ सर। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कुछ लैक्टुना है जो मैं सोच नहीं पा रही हूँ, या मतलब मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ मेडिसिन ऐड करना या कुछ पंचकर्मा कराना चाहिए जिससे कि ये थोड़ा मिलियंस में बढ़ना स्टार्ट हो?
डेफिनेटली इस केसेस में पंचकर्मा बहुत हेल्प पड़ेगा, मगर मैं पहले ये कहना चाहूंगा पेशेंट का डायग्नोसिस बनाए पहले ना, किस कारण से। देखो मैंने बताया था ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें हमका प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही है, या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। तो अगर प्रोडक्शन ही कम हो रहा है तो इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो पेशेंट का आपने हार्मोन प्रोफाइल चेक करवाई है? हाँ सर, मैंने हार्मोन प्रोफाइल चेक करवाया, थायराइड, शुगर वो कुछ सब भी सब नहीं आया नॉर्मल है? सर, फिर सब हम नॉर्मल आया एफएचएच, सर, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन सब चेक करवाया सब आपने? सब सब चेक कराए सर। ठीक है। और उसकी पहली रिपोर्ट्स में बिल्कुल ठीक था, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। सर उसका पहली ऑक्यूपेशन रिपोर्ट क्या है? से पेशेंट का पहली रिपोर्ट ऑक्यूपेशन क्या है? सर पेशेंट का ऑक्यूपेशन ही मैटर करता है ना यहाँ पे। पेशेंट ऐसी सर जगह काम करते ऑक्यूपेशन, हैं पेशेंट टेम्परेचर। बिजनेसमैन है और ओके, शॉप है सर उसका, मतलब 11 टू नाइट के 9 PM तक उसका बिजनेस रहता है शॉप पे। ठीक है। कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है ना साथ में, डायबिटीज या ऐसा कोई सर एसोसिएटेड कोई डिसऑर्डर? डिसऑर्डर नहीं है। मेन क्या हुआ सर, उसने जब उसको 10 मिलियंस थे तब वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ। फिर उसने कोई वैद्य या पता नहीं कुछ बोल रहे थे, कहीं दिखाया, उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया। उसके बाद हाँ, ये 10 मिलियंस सडनली 20 से 25 मिलियंस हो गए विद इन 1 मंथ। एंड उसके बाद फिर कंसीव नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर जब चेक करवाया तो वो 20,000 हो गए थे सर। ओके, ठीक है। इस केसेस में आप ना वस्ती से पहले नॉर्मल शुद्धि करें, पेशेंट की टॉक्सिफिकेशन करें, पंचकर्मा करवाए पहले पेशेंट का, उसके बाद ठीक आप है सर। ट्रीटमेंट प्लान करें पेशेंट की। सर ठीक मैंने है? इस मंथ में उसका विरेचन प्लान कर दिया है हाँ, सर। ठीक है। विरेचन तो के सर बाद आप नेक्स्ट, उसका फिर, हाँ, उसके बाद दीपन पाचन का विरेचन करने के बाद फिर पेशेंट को संशोधन के बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें अपनी ना, ताकि पेशेंट सर को अच्छा ये इम्पैक्ट आए। मुस्तादी यापन बस्ती वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं इसको, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इसका भी ना, और डेफिनेटली इसको दे सकते हैं। ओके सर, मगर पहले ओके। आप विरेचन करवा दो, एक बार टॉक्सिफिकेशन हो जाए पेशेंट की, उसके बाद आप इसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। और ठीक है सर ना? कोई ड्रग है जो हम मतलब ऐड कर सकते, कोई मेडिसिन इसमें? आप अभी क्या क्या दे रहे हैं पेशेंट्स को अपने, ड्रग्स क्या सर दे मैंने अभी तो फिलहाल विरेचन के इसके लिए बंद कर रखा है, बाकी अश्वगंधा रिस्ट ऐड करा था मैंने, और रहे हैं? चरक का एडिजोआ करके आता है सर, वो भी दिया था मैंने, और ठीक अश्वगंधा है। टैबलेट्स भी दी हैं। और एक अच्छा, कॉम्बिनेशन बना के देती हूँ, हेतल मैम देते थे NIA में, ओके, अश्वगंधा, गोपशूर, शतावरी और बला का एक कॉम्बिनेशन मैम देते थे शीर पाक बना के, वो भी मैं ओके, पेशेंट को दे रही थी। ठीक है। जैसे आपने बताया चरक्का आईडी जो आता है, एक सांडू कंपनी का वन विकल्प आता है, ठीक है ना? ओके सर। आप उसको भी यूज कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट मिलता है स्पम की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने में। मेरे बहुत पेशेंट में अच्छा इंपैक्ट आया। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो वो आता है कपी कच्चू चूर्ण आता है वैद्य रत्नम का ही, साउथ का ही, प्योरली क्लासिकल यस प्रिपरेशन सर। होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। चलो, ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और डॉक्टर प्रीति और आगे वाले भी सारे ही प्रश्नकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिकेश, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक मेल पेशेंट है अभी, एज है उसकी 37, 1.5 साल हो गया है उसकी मैरिज को। उसकी स्पर्म काउंट, इवन मोटिलिटी रेट सब कुछ नॉर्मल है, पर इजेक्शन और इरेक्शन में उसको इश्यू रहता है। पेशेंट ठीक है, मैस्टरबेट करता है, नॉर्मल है सब ठीक है। चीजें उसमें, और इसका जो FSH और LH का जो लेवल है वो भी नॉर्मल है, 3.18 FSH का लेवल है, LH 3.11 इसका, और टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना और है? टेस्टोस्टेरोन 127 जा रहा है सर इसका। ठीक है, और जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन रहता है वो कम जा रहा है सर, उसका 10.80 वैल्यू आ रहा है, नॉर्मल हमारी 13 से 71 की लिमिट्स हम लोग बताते हैं, वो ठीक है, कम जा रहा है इसका। ठीक और है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर टोटल काउंट करते हैं तो 224 जा रहा है। और अगर हम लोग टेस्टोस्टेरोन का एक और इसका टेस्ट करवाया था मैंने, फ्री टेस्टोस्टेरोन बोल के था सर, वो ठीक है, 32.10 दिखा रहा था। ठीक है, ठीक है। और पेशेंट की एज कितनी है आपके? 37 सर। ठीक है, ओके। और आपने पेशेंट क्या का कहना ट्रीटमेंट? ये है कि हाँ, नहीं सर, अभी ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ है उसका, आज ही कॉल आई थी उसकी, और ऑनलाइन पेशेंट है ये, उसने सिर्फ अपने साइन सिम्टम्स सब अभी डिस्कस किए हैं ओके, और ठीक है, रिपोर्ट्स मुझसे शेयर किए हैं। तो पेशेंट का मेन इशू यही है कि उसका मन ही नहीं होता करने को। सेक्सुअल डिजायर ही कम है, मतलब हम ये कह हाँ, सकते सेक्सुअल डिजायर ही कम है सर। हैं। ठीक है,
ओके। इस केसेस में ना आप क्या सोच रहे हैं वैसे प्लान करने की? मैं आपका जानना चाहूंगा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इसमें? सर एक्चुअली बस्ती मैं प्लान नहीं कर सकती हूँ क्योंकि डिस्टेंस का पेशेंट है। ठीक है, तो तो आप मैं ये चाह रही थी कि मेडिकेशन हाँ मेडिकेशन दूं मैं उसको, और उसका जो हार्मोनल मतलब मोटिलिटी रेट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। बस उसके केस में हमें सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम दिख रहा है, और आई थिंक वो इस वजह से है क्योंकि उसकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, और मतलब वेट जो भी ज्यादा स्लीपिंग पेशेंट का हैबिट है क्या? वो भी। हाँ वेट भी ज्यादा है, प्लस साथ में वेट इतना ज्यादा नहीं है सर, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि उसका बीएमआई ठीक है। प्लस ठीक है। साथ में जो उसकी स्लीपिंग हैबिट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वो पूरे दिन शॉप पे बैठता है, और जो स्लीप का जो टाइम है और ईटिंग हैबिट्स है, जो डिनर का जो टाइम है, वो बहुत लेट नाइट खाना खाता है। लगभग 11 बजे जाके वो रात को खाना खाता है, 10:30 बजे वो अपनी शॉप से आता है, और सोने का जो पैटर्न है वो लगभग 2 बज जाते हैं उसको, और मॉर्निंग कभी 4 o'clock उठ जाता है, कभी 5 o'clock उठ जाता है। तो मैम जैसे तो मैंने भी स्लीप बताया बहुत ही कि डिस्टर्ब है। कि स्लीप भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन फर्टिलिटी केसेस में ना। स्लीप अगर आपकी डिप्रीवाइव है या फिर प्रॉपर नहीं हो पा रही, रेगुलर है, आप रात्रि जागरण कर रहे हैं जैसे या दिवस ओपन कर रहे हैं, तो आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी डिक्रीज होती है। तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें पहले तो। साथ में ना आप एक दूध पापेश्वर कंपनी है जिसका शिला पड़वंग आता है, आप जानते हो तो हाँ जी सर। आप उसको यूज कर सकते हैं इसमें ना, शहद के साथ। शहद के साथ, राइट। हाँ, उसका बहुत क्योंकि अच्छा सर इम्पैक्ट मैंने है। उसको एज सच ही यूज किया हुआ उसको। नहीं, आप शहद के साथ यूज ठीक कीजिए, है धन्यवाद मैंने सर। बहुत पेशेंट्स में दिया, उसको बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। और कोई लोकल एप्लीकेशंस के लिए अगर उसको इरेक्टाइल की फंक्शन है तो लोकल एप्लीकेशन में कोई ऑयल जैसे श्री गोपाल तेल को आप यूज करवा सकते हैं। वह तो भल्लातक तेल भी आता है इसी प्रॉब्लम के लिए, वो थोड़ा गर्म होता है पेशेंट को, तो पेशेंट ढंग से अप्लाई नहीं कर पाता है तो दिक्कत होती है। तो आप श्री गोपाल तेल ही लोकल एप्लीकेशन में यूज करवा लीजिए उसको। सर एक चीज और और बताना चाह रही थी कि पेशेंट में क्या रहता है कि जैसे फिशर बीच बीच में काफी काफी इश्यू हो जाता है उसको। ओके, ठीक है। उसको फिशर रहते हैं, कोई पाइल्स ज्यादा नहीं है उसको, कोई फिस्टुला नहीं है, बट तो उसका समटाइम्स क्या है वो सिटिंग हैबिट की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और फिशर बन जाते हैं। उसका डाइट लाइफस्टाइल भी थोड़ा खराब होगा ना, डाइटरी हैबिट्स भी अच्छी नहीं हाँ होगी बहुत तो उसकी ना। डिस्टर्ब है उसका। तो आप उसको एक डाइट चार्ट भी प्रॉपर बना के दीजिए कि क्या खाए वो इस चीजों में ना, क्या क्या चीज अवॉइड करे, स्पेशली अवॉइड करने वाली चीजें बताइए, क्योंकि एज अ पेशेंट को डन है खाने के सर, लिए बताते हैं ना, अवॉइड ये तो सब वो खाओ, कर वो लेता खाता है नहीं बट है। वो खाता ही नहीं है। क्योंकि पेशेंट अगर वो ऐसे सब प्रॉपर पेशेंट सर, करेगा। हाँ बताइए। हाँ जी हाँ जी, ऐसे पेशेंट्स खाने में ही बहुत डिले करते हैं तो गैस्ट्रिक इशू बहुत बढ़ जाता है उनका, वो उनको थोड़ा आप सब क्योंकि समझाना पड़ेगा, शॉप पे काउंसलिंग सिटिंग की हैबिट जरूरत है। ज्यादा होती है। हाँ जी। क्योंकि मैम अगर उसको कंट्रोल करना तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अगर वो अपनी इन हैबिट्स को चेंज नहीं करेगा तो फिर ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा, खुद बताइए। क्योंकि देखिए अगर नहीं नहीं मैं वो किसी तो पेशेंट को खुद डेफिनेटली ही नहीं ठीक होगा। करना चाह रहा हूँ, पेशेंट आइसक्रीम भी खा रहा है और वो ट्रीटमेंट भी करवा रहा है, तो गला तो ठीक नहीं कर सकता ना कोई भी डॉक्टर। तो उसकी हैबिट्स को डन है सर। कुछ तो चेंज करने करे ना, कम से कम उसको ठीक होना है तो। क्योंकि एक मेजर कंसर्न है उसको, अगर इनफर्टिलिटी वाला या डिजायर कम हो रही है तो उसको भी लग रहा होगा ना, जब वो कंसर्न कर रहा है, मतलब वो इशू के प्रति कंसर्न है, इसके लिए कंसर्न है तो उसको ट्रीटमेंट भी चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए उसे खुद भी अपने आप को तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना। धन्यवाद सर, थैंक यू नहीं, सो मच सर। तो आप साथ में बस शिला प्रबंध साथ में ऐड कर दीजिए बस। ठीक है सर, और चंद प्रभा ऐड करने की जरूरत है इसमें? हाँ, वो आप कर सकते हो, और शिला प्रबंध में सारे इंग्रेडिएंट है चंद्रभावटी में, है ना। डन है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे प्रश्न बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से पूछे गए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी पार्टिसिपेंट्स को उससे कहीं ना कहीं दिशा सूचन मिलता होगा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। और डॉक्टर चंद्रकला जी ने पूछा था, डॉक्टर प्रीति ने ये इसमें ही डाल दिया है, तो क्वांटिटी। अच्छा, डॉक्टर मनीषा पूछ रही है क्वांटिटी क्या रहेगी। क्वांटिटी एक्चुअली क्या पता है, मैं आपको कहना चाहूंगी कि जैसे ये चीज क्यों दी है पता है, ओपीडी में फ्री उपलब्ध है ना। तो मैं हमेशा जहाँ खानपुर में थी, कुरुक्षेत्र में थी, कहीं भी ओपीडी में क्या उपलब्ध है ना। जैसे हमारे घर में दादी जी माताश्री ऐसे करती थी, आज घर में क्या उपलब्ध यस है, मैम। उसी से बढ़िया दाल सब्जी बनती थी, सब खा यस जाते थे, मैम। ऐसे बर्तन भी चाट जाओ, ऐसे इतना टेस्टी बनता था। तो बस वैसे ही है कि ज्यादातर पेशेंट्स की पुअर कंडीशन होने के कारण वो बहुत कुछ बाहर से नहीं खरीद पाते हैं। तो मैं और दीक्षा खतूरिया, अभी उदयपुर कॉलेज में टीचर है आप, और
हम दोनों ने साथ बैठ के 27 में इसको इजाद किया था कि अच्छा ओपीडी में ओके क्या क्या उपलब्ध है, उसके अनुसार क्या क्या बन सकता है, और उसी से फिर बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला। तो इसलिए आप आपके आसपास में क्या है, आपके एरिया में क्या थोड़ा कम पैसों में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि जो चरक जिसके हम अनुयायी है वो ये चीज ध्यान रखते हैं कि गरीब पेशेंट का इससे वमन करा दो, इससे विरेचन करा दो, इसको ऐसे मैनेज करो। तो यस ये मैम हमारे लिए बहुत बड़ी एक दिशा निर्देश है ना, कि हमें भी तो वही करना चाहिए कि भाई अच्छी मेडिसिन तो काम करती ही है, मगर है ना हमारे गुरुजी प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर गुरदीप सिंह जी गुरुजी कहते थे, है ना, कि भाई इससे तो रिजल्ट मिल जाता है रस औषधि से, पंच निम्ब चूर्ण दो तो जाने, है ना। तो मुझे सही लगता था, तब हम एमडी फर्स्ट ईयर में थे तो हमें ऐसे लगता था कि गुरुजी ऐसे क्या बोल रहे हैं, कितनी डेप्थ है इस सेंटेंस में, हम कैसे समझ पाएंगे इसको, इस लेवल से जब गुरुजी बोल रहे हैं हमें कभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। मगर ये बात गुरुजी बड़ी डीप बोलते थे, और वो जामनगर के प्रत्येक स्टूडेंट को इस तरीके से तैयार करते थे कि हम हमारे पास क्या अवेलेबल है उससे हम पेशेंट को ठीक कर सके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आपके पास क्या है, और आपको नो डाउट पता ही है चरक के 2 अध्याय और सुश्रुत के 2 अध्याय है चिकित्सा स्थान में, है ना। उसका भी कभी यस कभी पठन पाठन करिए, तो उसमें से भी हमने अलग अलग जैसे मिलता था, जैसे कि भी कोई एक योग के 2 चीज मिल गई ओपीडी में फ्री, तो हमने अलग अलग 3 योग की 6 चीजों को इकट्ठा करके दे दिया, है ना, और उसको अच्छी क्वांटिटी में देते थे, है ना, कि सुबह सुबह 2 चम्मच भर के, यानी पूरा वो चूर्ण रहता था करीब करीब आप सोचिए कि भाई 15 से 20 ग्राम रहता होगा, 12 से 15 ग्राम रहता होगा, और उसको कैसे देना है कि दोपहर की भूख ठीक लगनी चाहिए, है ना। जैसे दोपहर को वो 2 रोटी खाता है सपोज, है ना, तो भाई आज तो भूख कम लगी, इट मीन्स के सुबह का चूर्ण प्रिपरेशन जो चाहे लेते हैं दूध से, चाहे उसको क्षीर पाक करके लेते हैं, उसकी वहाँ क्वांटिटी हमने थोड़ी कम करनी है। तो मुख्य जो आहार है उसकी मात्रा को यथावत रखते हुए जो मात्रा दी जा सकती है ना, उस तरीके से हमने उसका निर्मित की थी। तो इस तरीके से किया जा सकता है। डॉक्टर उज्ज्वला कुछ पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर उज्ज्वला? हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में पूछना था मुझे, उसमें कल्पद्रव्य का विचार। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जी सर। हाँ, जैसे मैंने इसी पेशेंट में दिया था चंद्रप्रभा वाटी, बहुत ही सिंपल में प्रिपरेशन सर, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। भृंगराज आसव है आपका, कपी कच्चू चूर्ण, आप इन सबको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी फॉर्मुलेशंस में दी थी, और बहुत सारी फॉर्मुलेशंस है, जैसे शुक्र शोधन वटी है, शुक्र स्तंभक वटी है, इसको आप यूज कीजिए स्पेशली। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिकेश ने एक और पूछा है कि सर आप भृंगराज आसव की जगह चूर्ण यूज कर सकते हैं क्या? यस मैम, कर सकते हैं, मगर भृंगराज आसव में से भृंगराज के सिवा और सारी हर्ब्स भी है जो आपके रसायन इफेक्ट भी देती है, एफ्रोडेसी इफेक्ट भी देती है, और भृंगराज सिंगल अकेला यकृत तेजक कुछ इम्पैक्ट डालता है। और जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, जैसे आपने बताया ना, जो जो हर्ब्स में मिलती है सबका कॉम्बिनेशन बना के दे तो ज्यादा इम्पैक्ट आता है, इसलिए मैंने उसको चूज किया था। तो आप भृंगराज भी सिंगल यूज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो पेशेंट को भृंगराज भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भृंगराज सिर्फ बालों के लिए होता है, आप इस केसेस में भी दे सकते हैं। एक डॉक्टर बलदेव सर के अंडर में डॉक्टर धोलाराम सैनी करके अपना राजस्थान का ही स्टूडेंट था, और उसने शुक्र जनन और शुक्र शोधन महाकषाय पे काम किया। तो मुझे ऐसे भी लगता है कि क्या हम आयुर्वेद के चिकित्सकों को अगर अच्छा लगे तो जैसे ही पेशेंट आया, चाहे वो शुक्र बिल्कुल नॉर्मल में लाई करता है, तो भी पहले 3 महीने या 2 महीने आवश्यकता के अनुसार शुक्र शोधन महाकषाय चलाया जाए और उसके बाद शुक्र जनन महाकषाय चलाया जाए। तो मुझे लगता है कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट थे, और मेरा भी ये पहला ही अनुभव था बलदेव सर के साथ उसमें काम करने का कि भाई हाँ किस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा रक्तम अनल पेन च, है ना, तो रक्त में अनल्पता होती है, यानी एवरी पैरामीटर्स इन वेरी गुड स्टेट, ऐसा मैंने उसका कोरिलेशन किया। सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 2nd अध्याय
दलहन की टीका, है ना। तो उसके अनुसार मुझे लगा कि अनल्पम इति बहुलम, है ना, दलहन जी निबंध संग्रह में ऐसा लिखते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, फिर सारा कुछ ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा है तो चलो गो फॉर द शुक्र शोधन। और इवन पूग खंड बहुत अच्छा काम करता है, पूग खंड की क्लासिकल इंडिकेशन है ना। तो मुझे लगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसमें भी पेशेंट लाभान्वित रहता है। तो इस तरीके से अगर करे तो मुझे लगता है शुद्धता शुक्र की आने वाली संतान का बहुत भविष्य अच्छा बनाती है। उसके लिए जो भी उसके जीवन के अलग अलग आयाम रहते हैं वहाँ भी वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट उज्ज्वला जी पूछ रहे कुछ मैम। अच्छा, गुरुवर्य गाडगिल सर, सब कैंसर पेशेंट में शुक्र शोधन का, बिल्कुल सही बात है बेटा, शुक्र शोधन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर के बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है, वंदनीय है और बहुत अच्छे चिकित्सक और प्रतापी है ना, ज्ञान ऐसे उनका अमूल्य अतुलनीय है। तो ये बिल्कुल सही है, हम उनसे ये सीख सकते हैं कि शुक्र शोधन का प्रयोग हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में, क्योंकि मैंने बहुत बार हमारे ओपीडी में आने वाले मेरे 26 साल में अलग अलग जगह पे पेशेंट्स को मैंने काउंसलिंग की है और मेल पार्टनर की अलग से काउंसलिंग कि आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है मगर फिर भी क्या आप दवाई ले लेंगे, ऐसा कह, हाँ हाँ मैडम बिल्कुल ले लूंगा, क्योंकि एक पार्टनर की बहुत बढ़िया शुद्ध वाली रिपोर्ट दूसरे पार्टनर की कुछ कमी वाली रिपोर्ट में बहुत अच्छा काम कर जाती है। तो इस तरीके से भी हम वहाँ मैं उसका उपयोग कर लेती हूँ। तो बिल्कुल गाडगिल सर के ये निर्देश का भी हम अपने प्रैक्टिस में पालन कर सकते हैं। और सबसे अंत में मैं सभी प्रश्नकर्ताओं का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर अनु जी, जी दीपा मैम, जी जी मैं आपको ही अभी आमंत्रित कर रही थी, मैंने को होस्ट पहले ही बना दिया था आपको, तभी जब देखा तभी। वेलकम मैम, और आशीर्वचन भी दीजिए। और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रशंसा का विषय है। ओवर टू यू दीपा मैम। थैंक यू मैडम। अच्छा, डॉक्टर अंकुर का प्रेजेंटेशन डेफिनेटली अच्छा ही रहा होगा, मैं पूरा नहीं सुन पाई, लास्ट स्लाइड में ही मैंने ज्वाइन किया था। और जो बीच में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उसमें मेरा ये कहना है कि वो जो सारी रिपोर्ट्स ठीक थी उसमें एक स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही उसमें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेल्स का लाइफ स्टाइल तो डिस्टर्ब है ही, जिसकी बात कर रहे थे, और साथ में स्ट्रेस फैक्टर होता है, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर इसको स्पर्म काउंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, उस पर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको इसकी काउंसलिंग बहुत ज्यादा करनी है, स्ट्रेस के लेवल को नहीं छोड़ना है। क्योंकि जैसे जो आप बता रहे हो कि उसकी नाइट तक काफी लेट आता है, तो फिर वो जो टाइम होता है जिसको आपको प्रॉपरली स्पेंड करना चाहिए स्ट्रेस फ्री होकर, वो भी टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और ऐसे में तो लिखा ही है कि भाई सोमनस से गर्भ धारणा नाम, तो अगर सोमनस से नहीं होगा, बीच में लड़ाई होती रहेगी, तो प्रेगनेंसी तो वैसे भी होना बहुत मुश्किल है। और स्पर्म काउंट का स्ट्रेस से एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। और दूसरी बात, हाँ जी, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों का हमेशा मैं वर्किंग आवर्स जरूर पूछती हूँ, क्योंकि वर्किंग आवर्स कभी कभी हस्बैंड वाइफ के एकदम मैच नहीं करते, और उसके लिए फिर आपके ओव्यूलेशन पीरियड में ये टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो मैडम की तो बताया ही मैडम ने, कपिकच्छु, विदारी कंद, श्वेत मूसली, ये सब अश्वगंधा शतावरी, ये सब बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो मेल पार्टनर में, और हम शिवलिंगी बीज भी मिला देते हैं इसमें, बाकी संभाग रख के शिवलिंगी बीज को भी उसकी आधी मात्रा में मिला देते हैं, और इसे क्षीर पाक करके ही विधि से या दूध में मिला के 1 चम्मच डेली सुबह शाम देते हैं। तो ये भी बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। यही कहना था, और थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर इनविटेशन, थैंक यू मैडम।
to you, ma'am. डॉक्टर अंकुर थैंक मेरे स्टूडेंट रहे हैं ड्यूरिंग यस मैम, थैंक यू ग्रेजुएशन। मैम। क्या बात है, ये तो कितनी अच्छी बात हो गई मैडम, बहुत ही अच्छी बात है। एक स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए बहुत जी गर्व जी। का विषय है ये। यस मैम। और मैम मेरे लिए आज सबसे पीजी अच्छी बात यही है कि आपको मैं सुन पा रहा हूँ। और पीजी में भी डॉक्टर साहब का हम लोगों का रहा, कोलैबोरेशन रहा, यस मैम। क्योंकि इनफर्टिलिटी पर मतलब ये एक्चुअली स्पर्म काउंट इसी पर काम कर रहे थे, तो फिर गायनी से तो पेशेंट्स लेने ही हुए। यस मैम। तो हम लोगों का एसोसिएशन लंबा रहा, पीजी में भी रहा। यस और डॉक्टर अंकुर का मतलब अभी तो प्रेजेंटेशन सब बच्चों ने सुना होगा, सबने सुना होगा, तो उन्होंने वो खुद ही ये निर्णय ले लिया होगा कि डॉक्टर साहब अच्छे स्टूडेंट है। और मैं ड्यूरिंग दैट टाइम जब इनका स्टूडेंटशिप थी, उस टाइम पीरियड में भी डॉक्टर साहब बहुत ही लेबोरियस और हार्ड वर्किंग रहे हैं और नेचुरली इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने आगे ऐसे ही वो कार्यशील रहें, प्रगति करते रहें। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं उनको थैंक यू कहती हूँ फॉर प्रेजेंटेशन, और सारे ऑर्गेनाइजर्स को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें ब्लेसिंग वर्ड्स दिए और आप जैसे बहुत सारे लोगों के बिल्कुल ऐसे समर्पित भाव से जो आप हमेशा जैसे अभी बीच में भी डॉक्टर शिखा का आपने तुरंत नाम सजेस्ट किया था, वैसे भी मैं बिल्कुल जी जी। ऐसे आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं तो फिर टेंशन थोड़ी कम रहती है कि नहीं नहीं जी हमें मैम, आपका हमेशा। ही ये भागीरथ प्रयास है, तो हम तो थोड़ा सा योगदान कर सकते हैं बस, वो कुछ नहीं है मैम। ऐसे यस कहने वाले बहुत लोग हैं ना, तो मैं जिसको भी फोन करती हूँ ना तो पता है मेरे जी में ऐसे शांति सी हो जाती है कि ओके ओके अच्छा मेरे पे तो काम आ गया। तो कोई ना कोई तो है ना, तभी मैडम आप जैसे लोगों के योगदान से 9 साल से लगातार चल रहा है और जी बहुत जी सारे जी लोग तक लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपके जी अमूल्य योगदान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जी इमरजेंसी स्पीकर देने के लिए धन्यवाद। और जी आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर अंकुर जी का मैं पुनः बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही आप जीवन में प्रगति करें। और आज का लेक्चर भी आपका बहुत अच्छा रहा और विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर के अंत में मैं शांति मंत्र दोहराऊंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छा कार्य करते रहेंगे, कर ही रहे होंगे, और कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति का छोटा सा योगदान आयुर्वेद के लिए समुद्र में जैसे गागर में एक एक बूंद डालते जाओ तो गागर भर जाती है और सागर में अनेक नदियां मिलके उसको विराट स्वरूप देती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही हमें अपने जीवन में योगदान आयुर्वेद के लिए करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।